हाय स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर के तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं, पहला पेज है ये, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको से दिखाते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट मास। सिंपल सी बात है। अब जैसे कि मान लो ये दो मासेज हैं, बड़ा एम छोटा एम, बीच की दूरी आर है। तो इस वाले मास पे जो फोर्स होगा वो होगा जी बड़ा एम छोटा एम बाय आर स्क्वायर, और जो फील्ड होगी वो फोर्स बाय एम होगा, तो जी बड़ा एम बाय आर स्क्वायर होगा। ये वैसे ही जैसे के क्यूब आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फोर्स बाय चार्ज ही होता है, क्योंकि फोर्स बाय मास एक और चीज़ होती है। फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन होती है। तो इस फोर्स बाय मास को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए क्योंकि ये फोर्स ग्रेविटेशनल है, तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी के कारण है। तो आपके पास ई या जी, इसको ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी को छोटा जी से दिखाते हैं, ई या जी सेम होती है। ठीक है, सही। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ई या जी लिख देते हैं। तो अब से हम इसको जी से दिखाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि धरती के सरफेस पे जी कितना होता है। तो जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे हम जनरली अर्थ का मास एम ई दिखा देते हैं, अर्थ का रेडियस आर ई दिखा देते हैं। ठीक, अर्थ के सरफेस पर अगर मैं जी निकालूंगा तो धरती का सारा मास सेंटर मान सकते हैं। तो के क्यू आर स्क्वायर की जगह जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो जी एम बाय आर स्क्वायर बोल दो, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर बोल दो, आपकी इच्छा है। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो सही है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसका इफेक्ट करते हैं हाइट पे, डेप्थ पे। ठीक है, तो जी डैश एट हाइट, किसी हाइट पर देखते हैं। तो जैसे मान लो सपोज मैं किसी हाइट पे गया, एच हाइट पे, ये आर ई है। तो यहाँ पर जो जी डैश की वैल्यू आ गई, तो सारा मास सेंटर मान लिया। तो जैसे के क्यू आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे होगा जी एम ई बाय आर स्क्वायर। आर सेंटर से दूरी, आर कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। ठीक है, तो ये हो गया जी एम ई बाय आर ई प्लस एच स्क्वायर। या तो इसको ऐसे छोड़ दो, ये काम कर सकते हैं जी एम। ठीक है, अब मैं जब बड़ा एम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो जनरली वैसे तो मैं एम ई को एम लिख दूंगा, आर ई को आर लिख दूंगा। ठीक है, तो आप इसको जी एम बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। तो इसको आप छोटा जी बाय वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर लिख सकते हो, अगर एच आर से काफ़ी छोटा है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो धरती का रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर हाइट 10 20 30 40 किलोमीटर है तो उससे बहुत छोटी है। तो उस केस में जी डैश को जी इंटू वन प्लस एच बाय आर की पावर -2 लिख के यहाँ लग जाएगी बाइनोमियल। बाइनोमियल से क्या होगा, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 - 2 एच बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब एच आर से बहुत छोटा हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाओगे तो मर जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं पेज नंबर 2 पर। ठीक है, हम बात करते हैं अगली चीज़, जी एट डेप्थ डी। डेप्थ को डी से दिखा देते हैं। तो मान लो मैं धरती के डी डेप्थ पे हूँ। ठीक है, धरती का रेडियस आर है, तो हम हमारी जो सेंटर से दूरी होगी वो आर माइनस डी होगी, इसको छोटा आर लिख देते हैं। अब आपको याद होगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में होता था कि
सेंटर से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी KQ/R क्यूब होती थी, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको G' लिख देते हैं, ये हो जाएगी GMR/R क्यूब। आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, तो GM/R² को G लिख दो इंटू R/R। G का मतलब एट सरफेस, और सरफेस पे कितनी होती है, G बराबर GM/R² होता है। तो G' हो गया मेरे पास, G' मेरे पास कितना हो गया, GR/R। तो G की जगह G, R की जगह R माइनस डी है R, तो ये हो गया G1 - D/R, ठीक है। तो G' की वैल्यू 1 - D/R हो गई, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे। एक थोड़ा एब्सर्ड सा टॉपिक है, लेकिन कई बार कहीं कहीं पूछ लेता है। G' ड्यू टू सरफेस, नहीं, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब ऐसा होता है कि अर्थ ऑलमोस्ट स्फेरिकल मानते हैं, लेकिन ये मान लो इक्वेटर है, तो ऐसा कहते हैं कि इक्वेटर का जो रेडियस होता है पोल से थोड़ा बड़ा होता है, हल्का सा फर्क होता है, पता नहीं कितना होता है, शायद 2, 4, 5, 10 किलोमीटर का होता होगा, ठीक है। अब समस्या क्या होती है कि अगर आप इसको ये और ये अलग मान लोगे तो ये स्फेयर रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला वैसे वैलिड नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, G को हम लिखते हैं GM/R²। तो हम ऐसा बोल देते हैं, हालांकि बोलना बहुत ठीक नहीं, क्योंकि अगर हम शेप दोनों बराबर नहीं मानेंगे तो ये स्फेयर रहेगा नहीं, और बिना स्फेयर के फॉर्मूला ख़राब हो जाएगा। तो भी अप्रॉक्सीमेटली हम ये बोल देते हैं कि आर ही RP से बड़ा है। तो यहाँ पर इक्वेटर पे RE आएगा, पोल पे RP आएगा, तो अगर रेडियस बड़ा है तो G कम होगा, तो G GP से छोटा हो जाएगा। तो ऐसा मतलब किसी का पोल पे धरती के पास हो तो ज़्यादा ग्रेविटी होगी, और अगर आप यहाँ पर हो तो ग्रेविटी कम होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं ना, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं, दे आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अच्छा, और G की वैल्यू मैंने कितनी बताई, GM/R² होती है, ठीक है। तो अगर आप इनकी वैल्यू रख दो, जैसे कि मान लो G की वैल्यू होती है ध्यान में 6.6 10 की पावर -11, धरती का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, मतलब 10 की पावर 3, और धरती का जो मास होता है, तो धरती का मास जो होता है वो होता है लगभग 610⁻24 kg। तो ये वैल्यू जो है लगभग 9.8 आ जाती है। इसको हम बचपन से, मतलब शुरुआत से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेगा। तो ये तो G की वैल्यू हमने थोड़ी चर्चा करी। तो अब तक हमने सीखा कि हाइट पर फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ पर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और हमने साथ में ये भी देखा कि पोल्स पर जो होता है वो हम पास होते हैं एक तरह से, तो पोल्स पर G ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर G कम होता है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, पेज नंबर 3, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मुश्किल सी चीज़ होती है वो होती है इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ का रोटेशन का क्या इफेक्ट है, तो अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा है कि मान लो ये धरती है, ये मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर का धरती का सेंटर हो गया। तो आप इससे कुछ डिग्री ऊपर, थीटा को बोलते हैं लेटीट्यूड, ठीक है। और इसी का एंगल पोल से 90 - थीटा बनेगा। इस 90 - थीटा को हम लोग एक नाम देते हैं कोलेटिट्यूड, ठीक है। तो जैसे अगर थीटा 0 होगा तो आप इक्वेटर पे हो,
थीटा 90 होगा तो आप पोल्स पे हो। तो अगर आप 30 डिग्री ऊपर हो तो हम बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे 30 डिग्री नीचे हो तो 30 डिग्री साउथ, ऐसे चलते रहते हैं लैटिट्यूड्स। जितना ऊपर जाओगे लैटिट्यूड छोटे होते जाएंगे, ठीक है। अब सपोज कि आप किसी चीज़ का वेट यहाँ मेज़र करते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई सरफेस पे चीज़ रख दी, ठीक है, उसका वेट मेज़र किया, ठीक है। तो मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा सा, तो थोड़ी हौच पौच हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल भी सर्कुलर नहीं है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम चल जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे आपने कोई मास रखा और ये नॉर्मल, जो नॉर्मल है वही वेट है। तो इसको धरती माता अपनी तरफ खींचेगी, कितना से खींचेगी, mg से। धरती माता mg से खींचती है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। अब क्या हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। अब सोचने की बात क्या समझना है इस बात को कि ये जो पर्टिकुलर मास है वो धरती के साथ साथ इस वाले सर्कल में घूम रहा है। समझ लो बात, सर्कल ये वाला है, और अगर धरती का रेडियस आर है तो जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसका रेडियस आर कॉस थीटा है। इसको हम छोटा आर से दिखा देते हैं, ये आर कॉस थीटा है, ठीक है। अब हम इसको धरती के फ्रेम से देख रहे हैं, तो धरती जो है वो बेसिकली घूमती है ओमेगा से, जहाँ ओमेगा की धरती की वैल्यू होती है 2π/t, और टी उसका टाइम पीरियड हो गया जो 24 घंटे होता है, 24 × 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये ऐसे घूम रही है मान लो, तो आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा m⍵², लेकिन ध्यान रखना रेडियस की जगह छोटा आर, क्योंकि इसका रेडियस ये वाला आर है, और ये एंगल थीटा दी, एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये इस पर फोर्स हो गया। अब इस m⍵² के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर कंपोनेंट होगा m⍵² cos थीटा, एक इधर होगा m⍵² sin थीटा। मैं cos थीटा नहीं बना रहा, ऐसे गोला बना दे रहा हूँ कि है कुछ यहाँ पे, आप समझ लो क्या। आपके पास जगह वो लिख देना, मैंने ये लिख दिया तो मेरे पास जगह नहीं बची। अब ये चीज़ जो है वो इसको फिसलाना चाहेगी, तो यहाँ पर धरती का कुछ फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा। मतलब हर चीज़ धरती फिसलना चाहती है घूमने के कारण, तो धरती के सरफेस से कुछ फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर लेगा। नहीं होगा तो धरती में कोई चीज़ फिसल जाएगी, कमाल। और ये जो mg है इसको नॉर्मल और ये वाला कंपोनेंट बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल प्लस m⍵² r cos थीटा ये mg के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई वेइंग मशीन रखते हो तो उस पर जो इसकी रीडिंग आएगी वो mg माइनस m⍵²। अब छोटे r को लिख दो बड़ा r cos थीटा, तो बड़ा r cos थीटा लिखा तो r cos² थीटा। मुझे पता है नॉर्मल होता है mg, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका वेट को हम mg की जगह mg डैश लिख देते हैं, तो नॉर्मल हो गया मेरे पास mg डैश, ठीक है। g डैश कितना हो गया, g माइनस ω² r cos² थीटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, g की नई वैल्यू आ गई। अब सोचने की बात यह है कि अगर थीटा 0 है, मतलब मैं इक्वेटर पे हूँ, तो g डैश आ जाएगा g माइनस ω² r। अब तुम बोलोगे सर फ़र्क कितना, मैं बताऊँ ना, कोई खास फ़र्क नहीं होता। इस ω² r की वैल्यू 0.034 होती है, तो इसका मतलब g डैश हो जाएगा 9.8 माइनस 0.034, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। और वही अगर आप पोल्स पे हो तो थीटा आपके पास 90 है, g डैश कितना हो जाएगा, g ही हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या होता है, एक बार मैं आपको बताऊं कि कमाल की बात है कि मैं कहीं पढ़ा रहा था, एंड व्हाट हैपेंड कि एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, और उसने कहा कि सर सवाल का जवाब दो। तो मैंने कहा कि बोल। तो उसने थोड़ा अजीब सवाल पूछा कि सर एक कोई जगह है, वहाँ पर एक पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे सर एक भालू है। अब ये भालू ऐसा नहीं होता, भगवान जाने कैसा होता है।
उस पर एक पेड़ से कुछ फल आके गिरा और उस फल की जो एक्सेलरेशन थी 9.8 थी। तो बताओ कि वो जो भालू है उसका कलर क्या होगा। तो मैंने उससे पूछा कि अब क्या फालतू क्वेश्चन है। मैंने कहा दिमाग मत खराब कर, भाग जाए यहाँ से। ठीक है, पेज नंबर कौन सा था बच्चा? पेज नंबर है ये 4। कर नहीं सर बताओ ना। मैंने कहा तूने सवाल सुना कहाँ से? उसने कहा सर मेरे को ना जो हमारे पीटीआई टीचर है स्कूल के उन्होंने पूछा। तो जैसे ही मैंने सुना पीटीआई टीचर तो मैंने कहा कि यार वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर, उसका फिजिक्स से क्या नॉलेज, मैं उसको भगा दिया। ठीक है, भगा दिया। फिर क्या हुआ बाद में कि अगले दिन आया, मैं कि चले एक बार उनसे आंसर पूछ गई हो। फिर उस बच्चे ने बताया कि सर इसका आंसर ये है कि बियर का कलर वाइट होगा। ठीक है, मैंने कहा ये क्या फालतू है। लेकिन बहुत दिन बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उस पीटीआई ने सही बोला था। जी डैश क्या होता है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 9.8 यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर जी डैश 9.8 है इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है। तो अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्जैक्टली 9.8 है इसका मतलब थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब वो इंसान कहाँ है? पोल्स पे। और अगर पोल पे है तो बियर कौन सा होगा? बियर। बियर जो होगा पोलर बियर होगा। हर बियर तो पोल्स पे रह नहीं सकता, बहुत ठंड होती है। और पोलर बियर होगा, उसका कलर क्या होगा? वाइट होगा। तो बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था वो। तो मैंने कहा कि भाई पीटीआई ने पूछा है तो मैं क्या दिमाग लगाऊं, इसलिए मैं जवाब नहीं दिया। अदरवाइज इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ्स सरफेस इज जी डैश बराबर जी बन। कितने हाइट पे जी डैश जी बाई 9 होगा? मुझे पता है किसी धरती के सेंटर से आर दूरी पर के क्यूब आर स्क्वायर जी एम बार स्क्वायर होता है। तो जी बाई 9 है। जी खुद कितना होता है? जी एम बाई बड़ा आर स्क्वायर। जी एम कट गया, आर कितना आ गया? 3 आर। अब धरती के सेंटर से दूरी को आर प्लस एच लिख सकते हैं। एक्चुअली आर सेंटर से दूरी होती है, तो सेंटर से दूरी को अपन आर प्लस एच लिख सकते हैं। 3 आर बराबर आर प्लस एच बराबर 2 आर। ठीक है, सरफेस हाइट कितनी होगी? 2 आर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, कई बहुत शाने बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? कि जी डैश बराबर जी 1-2h/r। मैंने कहा भाई साहब लगाओ। तो उन्होंने जी डैश को लिख दिया जी बाई 9। 1-2h/r 1/9 आ गया। 2h/r 8/9 आ गया। h बराबर 4r/9 आ गया। और ये घंघोर अनर्थ हो जाता है। कैसा अनर्थ हो जाता है? घंघोर अनर्थ। ये सोचो आंसर 2 आर, ये आंसर 4r/9 है। 4r/9 का मतलब 0.5 आर से भी छोटा है। ठीक है, और घंघोर अनर्थ का क्यों मतलब है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? जब एच आर से बहुत छोटा होता है, और एच आर से बहुत छोटा नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो होगा आपके पास इनवैलिड फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवैलिड फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये तभी लगाते हैं जब ऐसा हो। अब सोचो यार इतनी हाइट की जी डैश जी बाई 9 हो गया, तो अगर जी 1/9 हो गया इसका मतलब छोटी मोटी हाइट थोड़ी बड़ी हाइट, तो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ रो ऑफ अर्थ धरती की डेंसिटी बिकम्स डबल, रेडियस ट्रिपल्स। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। then how many times g becomes। अब डेंसिटी और रेडियस की बात आ गई, तो जी होता है जी एम बार स्क्वायर। तो रेडियस का है, डेंसिटी कैसे लाएंगे? मास को लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी।
आर स्क्वायर आर क्यूब कट गया, 4/3 पाई जी आर रो, ये आपके पास हो गया जी की वैल्यू। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि रेडियस ट्रिपल और रो डबल, तो इसमें 3 का फैक्टर, इसमें 2 का फैक्टर, तो जी में किसका फैक्टर आएगा 6 का, इसका मतलब जी बिकम्स 6 टाइम्स। ठीक है, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 था अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। एट हाइट एंड डेप्थ x g डैश इज सेम, मतलब जमीन के ऊपर है जमीन के नीचे x, g डैश सेम है, फाइंड x। ऐसा कहीं लिखा गया कि जो डेप्थ है सॉरी जो हाइट है वो रेडियस से बहुत छोटी है, तो इसमें नॉर्मल फॉर्मूले चलेंगे। तो नॉर्मल फॉर्मूले चलेंगे तो g एट h बराबर x इज इक्वल टू जी एट डी बराबर x। जितना हाइट पे होगा उतना ही डेप्थ पे होगा। ठीक है, अब ठीक है ना मेरी बात। तो अब किसी हाइट पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, आर की जगह आप आर प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। डेप्थ पे सिंपल फॉर्मूला होता है जी वन माइनस डी बाय आर, तो डेप्थ भी एक्स ही है, यहाँ लिख दो जी एम बाय आर स्क्वायर, हाथ में 1 प्लस एक्स बाय आर, जी वन माइनस एक्स बाय आर, दोनों कट गए। ठीक है, अब क्या करना भाई साहब, तो अब क्या करते हैं 1 बराबर 1 प्लस एक्स बाय आर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, इसको लिख दो आर प्लस एक्स बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स बाय आर, यहाँ हो गया आर क्यूब, यहाँ हो गया आर प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ हो गया आर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके पास आर क्यूब आर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो अब नॉर्मल इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे पेज नंबर 6 पे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx। ठीक है, सिंपल, पहले आर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आर क्यूब बराबर आर क्यूब प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2rx स्क्वायर, आर क्यूब कट गया। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या क्या बच गया, लेट्स सी। तो हमारे पास बचा इस एक्स क्यूब को इधर ले आओ। अब देखो ये है आर एक्स स्क्वायर माइनस 2rx स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर में माइनस 2rx स्क्वायर गया तो माइनस आर एक्स स्क्वायर, इधर आके प्लस आर एक्स स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर एक्स माइनस आर स्क्वायर एक्स, तो उधर हो गया प्लस आर स्क्वायर एक्स, यहाँ हो गया माइनस आर स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स कॉमन लेके काट दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तुम मुझे ऐसे एक्स थोड़े काट सकते हैं, नो डाउट काट नहीं सकते,
एक्चुअली एक्स कॉमन लेके आप करोगे तो एक उसका रूट होगा एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो का इसका मतलब तो हम सरफेस पे खड़े हैं। हम एग्जैक्टली सरफेस पे खड़े हैं तो यार हाइट भी जीरो डेप्थ भी जीरो, तो एक ही जगह होगी, तो आंसर तो सेम होगा ही, लेकिन एक्स बराबर जीरो इज नॉट द आंसर। अब ये आपके पास है, अब इसमें एक्स सॉल्व करना है। तो वैसे तो कोई रूट दिख नहीं रहा, तो नॉर्मली डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, ए की जगह 1, और सी की जगह माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस 4r² 5r² हो गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a माइनस बी, बी कितना है r प्लस माइनस रूट डी की जगह रूट 5r² बाय 2a, ए कितना है 1 है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस r प्लस माइनस r रूट 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब अगर नेगेटिव वाला ले लोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में चल जाएगी, तो वो तो होगी नहीं, तो पॉजिटिव वाला लो, पॉजिटिव वाला लोगे तो माइनस r प्लस r रूट 5 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू होगी आपके पास r रूट 5 माइनस 1 बाय 2। तो ये वो डेप्थ और हाइट है जिन दोनों पे आपके पास वैल्यू सेम होगी, ठीक है, फाइन। अब चलते हैं एक आध क्वेश्चन और करते हैं और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड टाइम पीरियड t of Earth's rotation so that a person at a latitude of theta बराबर 60 डिग्री experiences weightlessness। वेटलेसनेस मतलब उसको वेट जीरो दिखे, वेट जीरो मतलब mg जीरो दिखे, मतलब g जीरो दिखे। तो जी डैश कितना हो गया जीरो, जी डैश क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि g बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 60, कोस 60 हाफ होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4, ठीक। अब सही कह रहा हूँ मैं। अब मुझे इस केस में बताना है कि उसका ओमेगा और टाइम पीरियड क्या हो गया। तो ओमेगा हो गया 4g बाय आर का रूट, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, जी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, अब कैलकुलेट कर लेना, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। वैसे अगर अपन अप्रॉक्स मारें, ठीक है, अप्रॉक्स करके देखें तो ये वैल्यू कितनी आएगी मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर 6 के बाद पेज नंबर 7, इफ यू कैलकुलेट इट अप्रॉक्स, तो ओमेगा आपका आया था, कितना आया था, ओमेगा बराबर 4g बाय आर विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4 इंटू जी इज 10 एंड रेडियस इज 6400, ध्यान में किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, इंटू 1000। तो 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 4 का 2, 64 का 8, 2/80, मतलब ओमेगा 1/40 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा, 2 पाई इंटू 40, मतलब 80 पाई रेडियन पर सेकेंड विल बी, सॉरी 80 पाई सेकेंड विल बी टाइम पीरियड। अब देखो 80 पाई सेकेंड का मतलब 80 इंटू 22/7, मान लो इसको लगभग 3 ले लें, ठीक है, मतलब लगभग मान लो, आई डोंट नो हाउ मच इज 80 इंटू 22/7, लेकिन चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। इट्स 80 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, so that will be 251 point something, so that's approximately equal to 250 सेकेंड। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए धरती का टाइम पीरियड 250 सेकेंड हो जाएगा। 250 सेकेंड मतलब 24 दिन में धरती घूम के वापस आती है, वो 250 सेकेंड में वापस आ जाएगी। तो इतना तेज अगर धरती घूमेगी तो ये संभव है।
ठीक है, अदरवाइज संभव नहीं।